वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि यहाँ पे मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की जो भी टॉपिक्स है उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे COP15 जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के ऊपर है। एंड देन सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट देखेंगे। देन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इसे हम लोग देखेंगे। देन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, अगेन ये न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी लेंथी आर्टिकल है क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है बायोफ्यूल्स को लेकर और इस एक्ट को लेकर, तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देन यहाँ पे PM कुसुम स्कीम है, अगेन ये न्यूज़ में है, तो ये पुरानी स्कीम है लेकिन इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन यूनाइटेड नेशन की एनर्जी प्लान है ऑफ एक्शन टूवर्ड्स 2025। देन कोल गैसिफिकेशन है, अर्बन फायर है, ये सारे ऐसे टॉपिक है जो कि रिपीटेड इन्फॉर्म रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ ना कुछ ये इसमें अभी रिसेंटली हुआ रहता है, इसलिए ये आपका जो है हर टाइम न्यूज़ में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि इन्वायरमेंट की है, और ये देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करेंगे डिजर्टिफिकेशन के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है। इट मीन्स कि जो कॉप बोलते हैं ये 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे हम लोग समझें। सबसे पहले अगर हम लोग देखें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये इस्टेब्लिश हुई है 1994 में, और ये सोल लीगली इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ओके, बाइंडिंग कहने का मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशन लाए जाते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन का भी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होता है। फाइन। साथ ही आप देखो यहाँ पे 197 पार्टीज़ टू द कन्वेंशन है, जिसमें कि 196 यहाँ पे कंट्री पार्टीज़ है और यूरोपियन यूनियन भी है, और साथ ही साथ हम लोग भी इसके पार्ट है, यानी कि सिग्नेटरी है। हम लोग भी इनके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। यूनाइटेड नेशन CCD की बात करें तो ये मेनली फोकस करते हैं एक्शन का, जो कि हम लोग पूरे दुनिया को एक साथ लाकर जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, जो हमारी ज़मीन जो है उसकी क्वालिटी जिस तरीके से बर्बाद हो रही है और कार्बन न्यूट्रलिटी है, इसके तरफ हम लोग को यहाँ पे आप देखो कि बढ़ना है। इट मीन्स कि लैंड को यहाँ पे जो हमारी लैंड की जो क्वालिटी है वो बर्बाद हो रही है उसको रोकना है, साथ ही कार्बन न्यूट्रल करना है। इट मीन्स कि कार्बन इमिशन जो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है। COP15 की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15, तो ये यहाँ पे कोट दीवुर में हुआ है, और थीम जो इस बार का है वो है लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटीज़ टू प्रॉस्पेरिटी। और ये जो COP है इसकी मीटिंग आप देखो बायनियल होती है, यानी कि यहाँ पे 2001 से ये आपका बायनियल है। अब की आउटकम्स देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक पे बात किया गया है। न्यू कमिटमेंट क्या है, क्या क्या हमने नई कस्में यहाँ पे खाई हैं। तो सबसे पहली बात हमने कहा है कि 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ जितनी भी ज़मीन बर्बाद हो चुके हैं उसको हम लोग फिर से रीस्टोर करेंगे बाय 2030। सो ये एक बिग और चैलेंजिंग आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्टेप्स लिया जा रहा है कि 1 बिलियन हेक्टेयर जो हमारी ज़मीन बर्बाद हो चुकी है उसको फिर से हम लोग रीस्टोर करेंगे। साथ ही इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन ड्रॉट ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, और 2022 से 24 तक इसका यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा। साथ ही जो फोर्स्ड माइग्रेशन है उस पर भी हम लोग एड्रेस करेंगे कि जिस तरीके से आप देखो कि जो एग्रीकल्चर में है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो खेती वगैरह कर रहे, अगर उनकी ज़मीन की क्वालिटी और जो सॉइल की क्वालिटी और लैंड डिग्रेडेशन हो रहे, तो वो मजबूरन उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको जो है एक फर्टाइल लैंड मिले। तो इस तरीके से आप देखो ये फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहा है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि डेजर्टिफिकेशन हो जा रहे, जिस जगह पे लोग रह रहे वहाँ पे मरुस्थलीकरण हो रहा है और पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोग जो है उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने में मजबूर हो रहे हैं। साथ ही हमें विमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है लैंड मैनेजमेंट में उसको हम लोग को इम्प्रूव करना है। आप देखो आज के डेट में जो लैंड इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लैंड मैनेजमेंट हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विमेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एड्रेस करना है जो भी सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स है और जो अदर यहाँ पे डिजास्टर रिस्क यहाँ पे निकल कर आता है। जिस तरीके से आप देखो कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे डिजास्टर्स जो है वो इंडिकेशन है एक डिजास्टर्स का। साथ ही हमें एक ग्रेटर सिनर्जीज यहाँ पे इंश्योर करना है। 3 जो रियो कन्वेंशन है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशन CCD है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो इस तरीके से जितनी भी यहाँ पे आप देखो कि कमिटमेंट की जा रही है, इन सब पे हमें काम करना होगा। न्यू डिक्लेरेशन अगर हम लोग देखें तो ये आप देखो कि
अबिदजान कॉल है जो कि यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है और इसमें ये कहा गया कि लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो अबिदजान डिक्लेरेशन है, अबिदजान ये यहाँ पे आपका जो है डिक्लेरेशन कहने का मतलब है कि जिस जगह पे जिस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है वो जगह में जब मीटिंग कंक्लूड हो जाती है तो उस प्लेस के नाम पे उसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें जेंडर क्वालिटी जो है, जेंडर इक्वालिटी उसको अचीव करना है सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन करके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो थीम है लैंड लाइफ लेगेसी डिक्लेरेशन, इसको भी ध्यान में रखना है। ड्रॉट इन नंबर्स अगर 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा जा रहा है कि 2000 से जो नंबर और ड्यूरेशन है ड्रॉट्स का वो 29% तक बढ़ चुका है। जैसे इस बार भी आप देखो कि मानसून जो है वो वीक पड़ गया और हमारे देश में सुखाड़ घोषित हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ ड्रॉट आ चुकी है, ठीक है। तो ये बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही ड्रॉट की अगर हम लोग बात करें तो 15% ये नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि आप देखो अगर मानसून में बारिश नहीं हो रही है तो ये एक नेचुरल डिजास्टर आप कह सकते हो। साथ ही ये ह्यूमन टोल भी है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें 1998 से 2017 के बीच में तो ड्रॉट जो है ये इकॉनमिक ग्लोबल इकॉनमिक लॉसेस का भी यहाँ पे कारण बन चुका है। इट मीन्स कि जहाँ पे आप देखो कि पानी की कमी है, रेनफॉल एडिक्वेट रेनफॉल नहीं हो रही है, और उस एरिया में अभी आप देखो कि जो सीज़न चल रहा है जिसमें कि राइस की खेती होती है, तो राइस की खेती के लिए एडिक्वेट वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर की कमी के कारण हमारे यहाँ पे फसल भी बर्बाद होंगे। फसल बर्बाद होंगे तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले फूड स्कार्सिटी आ जाएगा। फूड स्कार्सिटी से जो हमारे यहाँ पे जितने पॉपुलेशन है उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली हंगर के शिकार होंगे, भूखमरी के शिकार होंगे हमारे यहाँ के लोग। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉवर्टी का भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। फार्मर्स की भी यहाँ पे जो कंडीशन है वो और ज़्यादा पुअर हो जाएगी अगर उनका जो है फसल बर्बाद होता है तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर कुछ एक दूसरे से लिंक है। तो इकोनॉमिक लॉसेस यहाँ पे है। 2022 में देखें तो मोर देन 2.3 बिलियन पीपल्स जो है वो आज की डेट में वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इट मीन्स कि पानी की अवेलेबिलिटी जो है सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। और साथ ही इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग बताया गया है कि 2/3 जो हमारी कंट्री है वो ड्रॉट से सफ़र कर रही है, सूखा से। और जोग्राफिकली देखें तो इंडिया का ड्रॉट वल्नरेबिलिटी अगर कंपेयर करें तो वो सब सहारन अफ्रीकन से ही किया जा रहा है। ये ऐसा रीजन है जहाँ पे आप देख सकते हो कि गर्मी और यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वाटर स्कार्सिटीज़ है। सेवियर ड्रॉट जो है ये एस्टिमेट किया जा रहा है जिससे कि इंडिया का जो जीडीपी है उसको हम लोग 2.5% से जो है कम कर सकते हैं, और कम हुआ भी है 2.5% से, वो भी 1998 से 2017 के बीच में। अदर इनिशिएटिव कहा जा रहा है कि बिज़नेस फॉर लैंड इनिशिएटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका एम है कि एक जो हम लोग जितनी भी कमिटमेंट लेकर आए हैं इसमें सारे कंपनीज़ को पार्टिसिपेट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे साहिल सोर्सिंग चैलेंजेस हैं जिससे कि कम्युनिटीज़ को अनेबल किया जा रहा है कि आप ग्रेट ग्रीन वॉल जो है इसको बनाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। इट मीन्स कि आज की डेट में आप देखो कि टेक्नोलॉजी है तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जॉब क्रिएट हो सकता है। जितनी भी प्रोग्रेस है उसको बेटर तरीके से यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, और जो प्रोड्यूस है उसको भी हम लोग कमर्शियलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही ग्रेट ग्रीन वॉल कहने का मतलब है कि ये आप देख सकते हो कि ये हमारे देश का नहीं है, ये अफ्रीकन लीड मूवमेंट है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो नेचुरल वंडर्स है वो 8000 किलोमीटर तक ग्रो किया जाएगा। इट मीन्स कि ग्रीन वॉल बनाए जाएंगे। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि एफॉरेस्टेशन का काम किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण की बात की जा रही है यहाँ पे। साथ ही अगर ड्रॉट लैंड की बात करें तो ये न्यू यूनाइटेड नेशन CCD पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है कि जिससे यहाँ पे लोगों को समझाया जा सके कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी आप लोग देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है जिसके कारण जो है यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन हम लोग अपने देश में बात करें तो सबसे पहले आप देखो लैंड डिग्रेडेशन कहने का मतलब है कि जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकॉनमी, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो डेजर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये लैंड डिग्रेडेशन का सबसेट है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्राई लैंड रीजन यानी कि मरुस्थलीकरण हो चुका है, जो कि हमारे देश में आपको राजस्थान वाला एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड रीजन है। 69% जो हमारा इंडिया है वो ड्राई लैंड में आता है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि 100% से 69% जो है वो यहाँ पे हमारा ये हमारा जो है ड्राई लैंड में आ रहा है, तो 31% है जिसमें कि लैंड फर्टाइल है। 98 मिलियन हेक्टेयर्स तक हमारे इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया है जो कि आप देखो लैंड डिग्रेडेशन में है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, लद्दाख, यूटी और लद्दाख यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डिजर्टिफिकेशन हो रही है।
देखिए ये लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले तो आप देखो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इट मीन्स कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फूड सिक्योरिटी यहाँ पे आपका जो है इस पे आँच आएगा। फिर लोगों को यहाँ पे आप देखो कि फीड करने के लिए खाने नहीं रहेंगे, स्मॉल फार्मर्स की लाइफ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी, उनको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। सेकेंड है कि लैंड एबिलिटी जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा कि वाटर को स्टोर करे, जिसके कारण वाटर की कमी होगी। साथ ही इनसिक्योर लैंड टेन्योर है, जिससे कि जो लोगों की एबिलिटी और कम्युनिटीज़ की एबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करे, ये यहाँ पे अफेक्ट होगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एग्जिस्टिंग जो सोसाइटल यहाँ पे टेंशन है वो बढ़ेगा, लोगों को अपना ज़मीन छोड़कर और जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अगर इम्पैक्ट देखें तो इससे आप देखो कि काफ़ी जूनोटिक डिजीज़ेज़ बढ़ रही है। जूनोटिक डिजीज़ेज़ वैसी डिजीज़ होती है जो कि एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, तो जैसे कि आप देखो कि कोरोना वायरस भी आज के डेट में जो है ये जूनोटिक डिजीज़ है। मंकी पॉक्स आज के डेट में फैली हुई है, तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिजीज़। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि वाटर और जो यहाँ पे फूड बॉर्न डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये सब यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक जो डस्ट है इससे ये निकल कर आता है। हायर यहाँ पे थ्रेट है मल न्यूट्रिशन का, इट मीन्स कि अगर लोगों को यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। फूड और वाटर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और जो फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ है वो निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पे पुअर हाइजीन होगा और लैक ऑफ क्लीन वाटर है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ सकते हैं, इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, हमारा जो इकोसिस्टम सर्विस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही हमारे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट होगा। लैंड डिग्रेडेशन आपको पता है कि ये क्लाइमेट चेंज का ही ड्राइवर है। इट मीन्स कि ग्रीन हाउस गैसेस इतना ज़्यादा इमिट हो रहे हैं जिसके कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो ख़त्म हो रही है और इससे लैंड की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको सिंक कर सके। कार्बन सिंक कैसे होता है? जब हमारे यहाँ फॉरेस्ट हो, ट्रीज़ हो, तो कार्बन सिंक जो है वो ट्रीज़ या फिर हरियाली जितने भी फॉरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे करते हैं, तो इसलिए जंगलों का होना बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये आप समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से इसका इम्पैक्ट भी समझ गए। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें लोकल और जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज है उसको यूटिलाइज़ करना होगा। इट मीन्स कि आप जानते हो कि लोकल पीपल की अपनी खुद की टेक्निक होती है कि कैसे जो है ज़मीन को उपजाऊ बना कर रखे, तो उसे हम लोग को करना होगा। साथ ही यहाँ पे मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप अप्रोच लेकर चलना होगा। सबसे पहले जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनको प्रायोरिटाइज़ कीजिए, बैलेंस कीजिए, जिससे कि यहाँ पे लैंडस्केप स्केल में ज़रूरत है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक यहाँ पे विंड ब्रेक जो है इसको क्रिएट करने की ज़रूरत है एफॉरेस्टेशन करके। इट मीन्स कि आप देखो कि कहीं ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि रोड साइड, यानी कि रोड के किनारे जो हाईवे वगैरह होता है या फिर ऐसी सड़कें जो कि आपका घर वगैरह नहीं है, दुकान शॉप नहीं है, लेकिन वैसे जगह पे एफॉरेस्टेशन हम लोग कर सकते हैं, ट्री प्लांटिंग कर सकते हैं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम इस तरीके से चलाकर हम लोग क्या करेंगे कि एक अच्छा खासा जो है कार्बन सिंक का एक फार्मूला क्रिएट करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी हैं, यानी कि खेती करने का भी प्रैक्टिस होता है। जैसे कि आप देखो कि जो टिलेज वगैरह है उसको रिड्यूस करना, लोकली जो अडेप्टेड वैरायटीज़ है उसको यूज़ करना, इंटर क्रॉपिंग और जो क्रॉप रोटेशंस है उसको करते रहना कि एक जगह जो है एक क्रॉप अगर हम लोग यहाँ पे लगा दिए एक फसल, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे दूसरी फसल लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। साथ ही हमें एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, वो भी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेंशन करके, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट और प्रोविज़न है वो भी क्वालिटी प्लांटिंग का। साथ ही हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, जिसका एम है कि हमें टिम्बर, फाइबर, बायोमास, नॉन टिम्बर रिसोर्सेज ये सब प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिटी है उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में लाइवलीहुड उनकी बेटर हो जाए, उनको यहाँ पे अपना जो है ये सारी चीज़ें बेच के और इसी को वो लोग इस्तेमाल करके जो भी उनको अर्न कर पाते हैं उससे वो अपनी लाइवलीहुड चला सके। तो ये सब तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है। लेकिन अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव और स्कीम्स वगैरह देखिए तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव है लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने का। तो इसका एम है कि सबसे पहले जो आज के डेट में फ्रेमवर्क है कि G20 के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड बर्बाद हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं। इनिशिएटिव भी हमारे यहाँ पे आप देखो कि यूनाइटेड नेशन यहाँ पे CCD के द्वारा लिया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो भी ज़मीन यहाँ पे डिग्रेड कर रहा है तो वो न्यूट्रल तरीके से हो। यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रलिटी फ़ंड हो, ऑफिशियली ये लॉन्च भी किया गया है
यानी कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 हुआ था, तब उस समय यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे न्यूट्रलिटी फंड क्रिएट किया गया था, जिससे कि यहाँ पे जो भी है सारे देश यहाँ पे फंड कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ ना कुछ मनी, और जो भी यहाँ पे गरीब देश है या फिर ऐसे देश है जिनके पास पैसे की कमी है और वो अपने देश में अगर कुछ लैंड डिग्रेडेशन या लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अगर कुछ स्कीम लेकर आ रहे हैं तो उनको इस फंड से जो है सहायता मिल सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पे चैलेंजेस है लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट से रिलेटेड, तो वो इस प्रोग्राम के थ्रू एड्रेस किया जाए। बोन चैलेंज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और साथ ही IUCN भी है और 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ग्लोबल गोल है जिससे कि ये कहा गया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स जो इतना भी बर्बाद और डिफॉरेस्टेटेड जो लैंड है उसको 2020 तक रीस्टोर किया जाएगा और 350 मिलियन हेक्टेयर्स है जो कि 2030 तक रीस्टोर किया जाएगा। ओके, हम लोग भी यहाँ पे प्लेज किए हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे 2030 तक कितना रीस्टोर करेंगे, तो 21 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेटेड लैंड है। यानी कि डिग्रेड कहने का मतलब है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी घट रही है और डिफॉरेस्टेटेड कहने का मतलब है कि हम लोग जंगलों को साफ़ करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी कसम खाए कि हाँ भैया हम लोग 2030 तक जो है 21 मिलियन हेक्टेयर जो है उसको हम लोग फिर से रीस्टोर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे रेड प्लस होता है, यानी कि आप देखो कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये इनिशिएटिव लाया गया है यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा, जिससे कि आप देखो कि एक फिनेंशियल वैल्यू क्रिएट किया गया फॉर कार्बन जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट में रिस्टोर होता है। और इंडिया की इनिशिएटिव अगर देखें तो हमारे द्वारा सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमारे यहाँ बहुत तरीके की स्कीम लाई गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि जितने भी अगर फसल है, अगर फसल यहाँ पे बर्बाद हो जाता है तो उसके लिए जो है इंश्योरेंस किया गया है कि फसल का जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस है वो यहाँ पे किसानों को मिल जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है कि टाइम टू टाइम यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की जो क्वालिटी है वो टेस्ट होते रहती है। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है कि इरिगेशन सेक्टर पे भी ध्यान दिया जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, इट मीन्स कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर होती है इरिगेशन में तो वो यहाँ पे ख़त्म करना है। इसरो की जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस लाया है पूरे हमारे देश का, जिससे कि एक प्रॉपर डेटा हमें मिल सकेगा कि किस जगह पे देश के किस कोने में हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी घट रही है या फिर यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे जॉइंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ इसको लाया गया है, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल लैंड और जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट है उसको प्रमोट किया जा सकता है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इकट्ठे एक जगह नोट कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सक्सेसफुल प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं कि कुछ देश से हम लोग सीख सके कि कैसे यहाँ पे हमारे ही राज्य है कुछ, जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे जो है लैंड डिग्रेडेशन और जो स्टोर करना है वो हम लोग बेटर तरीके से कर सके। तो तेलंगाना का एक गांव है जिसे जमनी विलेज कहते हैं। यहाँ पे लोग जो है वेजिटेबल को किचन गार्डन जो होता है उस तरीके से कल्टीवेट किए, जिससे कि ओवरऑल जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। बन्नी रीजन जो कि यहाँ पे आप देखो UPSC प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गुजरात का है, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, जिसमें कि लैंड रिस्टोरेशन जो है वो यहाँ पे ग्रास लैंड को डेवलप करके किया गया है। साथ ही घाना है जो कि यहाँ पे कम्युनिटी लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देखो कहा जा रहा है कि जो कम्युनिटी एडुकेटर्स है उनको एम्पावर किया गया है, ट्रेन किया गया, फॉर्म किया गया, वो भी सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट में। क्यूबा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो है बुरी स्थिति में यहाँ पे सूखा आ चुका है, वो भी 2014 से लेकर 17 तक। तो न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप है जो कि यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि आप देखो एक्सट्रीम वाटर की ज़रूरत नहीं हो, जैसे कि टोमेटो, ओनियन, गार्लिक है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कुबोकी डेजर्ट इन ओडोस, यानी कि मंगोलिया के भी अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो ऐसा है कि लार्ज स्केल डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल जो है वो पॉलिसी सपोर्ट के द्वारा ही हम लोग यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। तो ये भी हम लोग ने देख लिया। साथ ही अगर हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ देखिए कितना परसेंट क्या क्या है। तो वाटर इरोजन अगर देखिए हम लोग तो 11% है, 9% यहाँ पे वेजिटेशन डिग्रेडेशन है, 6% विंड इरोजन है और सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, फ्रॉस्ट, ये सब के कारण जो है यहाँ पे भी आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन का, तो एक तो नेचुरल तरीका होता है और एक हम जैसे ह्यूमन बींग हैं जिनके कारण यहाँ पे बर्बाद हो रहा है ज़मीन। तो नेचुरल ड्राइवर्स आप देखो कि विंड इरोजन है, हवा के कारण जो है हमारी जो ज़मीन के ऊपर मिट्टियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वाटर इरोजन है, पानी के कारण जो है ये बह कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कुछ केमिकल्स है जैसे कि नेचुरल अकरेंस होता है हमारे धरती में जो कि अल्कनाइन केमिकल्स ये सब है। फिजिकल अगर देखें तो वाटर लॉगिंग हो रहा है, चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं।
हज़ार्ड की बात करें तो फॉरेस्ट फायर है, जैसे आप देखते हो जंगलों में आग लग जाती है। आज के डेट में तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा तेज़ इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से फॉरेस्ट फायर हो रहा है। साइक्लोन आपका जो है वो आते जा रहा है। साथ ही परमाफ्रॉस्ट थॉइंग है, यानी कि जो हमारा परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 साल से ज़्यादा जो है वो जगह कम्प्लीटली फ्रोज़न है, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि थॉइंग हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो फ्रोज़न एरिया है वो भी यहाँ पे पिघल रहा है। साथ ही अगर हम लोग एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि खेती के कारण ज़मीन बर्बाद हो रहा है। इतना हम लोग ज़्यादा जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम लोग एकदम ज़रूरत से ज़्यादा खेती कर रहे हैं, जिसके कारण लैंड बर्बाद हो रही है। प्रेशर है हमारे पॉपुलेशन का, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरीके से एक प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड कल्टिवेशन करना है। लाइव स्टॉक की बात करें जैसे कि ग्रेजिंग है, चरते हैं यहाँ पे कुछ पशु, जिसके कारण भी आप देखो कि ज़मीन की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। लैंड यूज़ चेंज हो रहा है। आज के डेट में आप देखो कि सारे जंगल जो है वो साफ़ करके हैबिटेशन के फॉर्म में बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन हो रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके कारण भी आप कह सकते हो कि ज़मीन बर्बाद हो रही है। क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हम जैसे लोगों के द्वारा ही हो रही है कि हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल को लेकर चले जाते हैं। कभी भी शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो हम लोग पैदल नहीं चलते, स्कूटी या गाड़ियाँ निकाल लेते हैं, जिसके कारण देखो कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। घर में बैठे हैं तो हम लोग एसी चला लिए हैं, थोड़ा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। तो आप जानते हो कि एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, अंदर जितनी कूलिंग देता है बाहर उतनी ही ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैंड में डिग्रेडेशन हो रही है। पोल्यूशन भी वन ऑफ द यहाँ पे मेन फैक्टर है जिसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओके, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कनेक्शन है, यानी कि देखिए टोटल 17 गोल है, जिसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हमें ये 17 गोल को अचीव करना है। बट अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 देखें जो कि लाइफ ऑन लैंड के बारे में कहता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो ज़मीन है वो अर्थ है, वो उसको प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। फाइन, लेकिन आप लोग देखो कि टारगेट 15 का सब क्लॉज 3 है। स्पेसिफिकली इसका एम है कि यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन जो न्यूट्रल वर्ल्ड है उसको अचीव करना है बाय 2030। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही जल्द आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ टेलीग्राम में। 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कम्युनिटी बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग चेक कर सकते हो। जिन किसी को भी यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप मैं क्रिएट कर दूंगी। आप लोग आराम से डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आंसर लिखना और फिर आपका विदिन 48 आवर्स से 2 से 3 दिन में आपका कॉपी चेक होकर भी आपको फीडबैक मिलेगा कि आप में क्या कमियां हैं, खामियां हैं या फिर कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। तो जैसे कि आप देखते हो कि हर बार मैं लास्ट 2 ईयर्स से इसे रन कर रही हूँ, तो अभी भी मैं शुरू करूँगी जिससे कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा सा पकड़ आ सके। तो देखिए आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सिलेक्शन होता है वो आपका मेंस के ही बेसिस पे होता है, चाहे आप स्टेट पीसीएस दो या यूपीएससी दो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो करंट की टॉपिक्स है, ये सिर्फ आपका जीएस पेपर का ही रहेगा। तो जो करंट की टॉपिक्स है उसको आप लोग कंप्लीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के ऊपर था। डिटेल में ये आर्टिकल है, बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, क्योंकि इसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू यहाँ पे अगर हम लोग डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें देखा, की आउटकम्स क्या है और न्यू हमने यहाँ पे क्या क्या कस्में खाई है उसे भी हमने देखा, क्या हालत है इंडिया में और क्या इसका इम्पैक्ट होगा और वे फॉरवर्ड, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट। सो यहाँ पे अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन हैबिटाट जो है इनके द्वारा मल्टी हैज़ार्ड वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। अर्बन स्प्रॉल है, वीक अर्बन मोबिलिटी है और यहाँ पे ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो हैबिटाट है ये इनकी फाइंडिंग यहाँ पे निकल कर आई है सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट का, जो कि यहाँ पे सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और जो मैनेजमेंट कंपोनेंट चल रहा है इसी का ये पार्ट है। ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जयपुर ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सस्टेनेबल सिटी कहने का क्या मतलब है?
एक बहुत ही अच्छी शब्द है और एक बहुत ही अच्छी वर्ड है सस्टेनेबल, जो कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का इतना हद तक उपयोग करना जिससे कि आगे चलकर आपके जो भी जनरेशन आएंगे उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश बन के सारे सामान को और सारी चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को आप अकेले ही कंज्यूम कर लो। तो वैसे ही सस्टेनेबल सिटी कहने का मतलब है किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें कि चाहे वो सोशली पॉइंट हो या इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, वो भी अर्बन प्लानिंग करके या सिटी को मैनेज करके। तो एक सस्टेनेबल सिटी जो है एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ ये ऑफर करता है करंट जो भी रेसिडेंट है, बट यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे चल के अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आज के डेट में आपको जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, आपको सब मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको लेने के लिए आपने ये दूसरी चीज़ें इतनी बर्बाद कर दी है कि आगे आने वाली जो हमारे जनरेशन है उनको कुछ ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब मिल बांट के काम करें। ओके, ये सस्टेनेबल क्या है जो कि यहाँ पे इस इंडियन सिटीज़ के द्वारा फेस किया जाता है। तो हमारे इंडियन सिटीज़ में तो देखो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन और क्लाइमेट चेंज जो है ये भर भर के है। साथ ही यहाँ पे IPCC की बात करें तो अर्बन एरिया और जो सिटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है अगर क्लाइमेट चेंज इवेंट की बात करें, जैसे कि हमारे देश में फ्लडिंग हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, साइक्लोन है, हीट वेव्स है। तो ये सब आज के डेट में ना क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस का ही नतीजा है। साथ ही कंजेशन और ट्रैफिक की बात करें तो कंजेशन जिसमें कि आप देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा। आज की डेट में आप शाम में, इवनिंग में अगर फोर व्हीकल्स निकालते भी हो तो फोर व्हीलर व्हीकल्स निकालते भी हो तो आप सही से चला नहीं पाओगे, इतने कंजेशन है रोड में। तो लगता है इतनी गाड़ियाँ आ चुकी है, एक लोगों के पास 3-4 गाड़ियाँ आज की डेट में होती है, तो इसलिए कंजेशन बढ़ रहा है। ट्रैफिक इमिशंस जो है वो इंक्रीज़ होता है, जितने देर आप ट्रैफिक में खड़े रहते हो आधा से ज़्यादा आपका इंजन तो कार ऑन ही रहता है, बाइक ऑन ही रहता है, तो इंजन चलते रहता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस की इमिशन होती है। पीपल्स वेलबिंग की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि WHO के द्वारा बताया गया कि जो पुअर एयर क्वालिटी है वो आज के भी डेट में मेन इशू है सारे सिटीज़ के लिए। तो टॉक्सिक एयर यानी कि गंदा अगर हवा है तो इससे क्या होगा कि हर्ट और हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो निकल कर आएगा। साथ ही हमें लैंड यूज़ और जो लैंड कवर है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि आप ग्रीन कवर करो ना, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी जगह है वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करो, जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पे निकलता है वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शंस भी यहाँ पे कम हो पाएगी और सरफेस का टेम्परेचर बढ़ पाएगा। तो सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखें जो कि एक दूसरे को ही कंपाउंड कर रहा है। तो जिस तरीके से हाई इनकम और लो इनकम वाले एरिया में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है ये सिटीज़ में कॉमन है। हाई अर्बन लैंड हो गया तो यहाँ पे आप देखो कि जो कॉस्ट वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको यहाँ पे जीने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मेनली आप देखो जो नेचुरल डिसास्टर भी आता है ना, वो सबसे पहले कौन इसकी चपेट में आता है, तो पुअर पीपल्स ही आते हैं। लैक ऑफ एक्सेस है, यानी कि बेसिक सर्विसेज जो है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट में नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो आस्पेक्ट है सोसाइटी का, जैसे कि आप देखो कि अगर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रहा है तो यानी कि बच्चे को सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि महिलाओं को दबाया जाएगा, उनकी हेल्थ जो है वो बेटर तरीके से नहीं रह पाएंगे। साथ ही अर्बन स्प्रॉल और पॉपुलेशन इन्फ्लक्स देखें, जैसे कि आप देखो कि सिटी ग्रोथ जो है फास्ट तरीके से बढ़ रहा है। सब जो है रूरल एरिया से निकल कर अर्बन एरियाज़ में आ जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। ऐसी रोड नहीं है जिसमें कि आप आसानी से आराम से चल सको, आराम से चलना भी चाहोगे तो आप ही को हानि होगा। साथ ही यहाँ पे लैकिंग है सीवेज सिस्टम का, और अदर सर्विस भी जो है वो भी उस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लोग और जिस उम्मीद के साथ लोग अर्बन एरिया में आते हैं उस उम्मीद से जो है उनको सब कुछ नहीं मिल पाता। वेस्ट डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे सिटीज़ है जिसमें कि प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है और फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको कलेक्ट और यूटिलाइज़ करें, इसका प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत सारे जो वेस्ट है वो यूजुअली जो है आप देखो कि रिवर में डंप कर दिया जाता है या ओपन ड्रेन होता है वहाँ पे डंप कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ है वो पॉल्यूट हो रहा है। और जो वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो ह्यूमन कंजप्शंस के लिए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अनफिट है कि अगर हम लोग उस तरीके के पानी को पीते हैं या यूज़ भी करते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया जा रहा है कि सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जिसमें कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन है उसको टारगेट किया जा रहा है। साथ ही आप देखो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है,
एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है। हर एक एंगल से यहाँ पे जो है स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है तो उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन लाया गया है कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। साथ ही यहाँ पे जो भी हाउस होल्ड है, कम्युनिटी है, पब्लिक टॉयलेट्स है, वो सब यहाँ पे मेंटेन करना है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है कि इसका एम है कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है, जो गंदे पानी का यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है और ग्रीन एरिया डेवलप करना है। इन सबको बेटर तरीके से अमरूट सिस्टम के तहत, अमरूट स्कीम के तहत इसको इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही सोलर सिटीज़ हैं, यानी कि आप देखो कि मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हो। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हमें उपलब्ध है, जैसे सन की रोशनी है तो क्यों नहीं हम लोग सोलर एनर्जी यहाँ पे जनरेट करें। हमारे यहाँ हवा है तो हम लोग विंड एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं, पानी है तो हाइड्रो एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स भी हम लोग सेलेक्टेड सिटीज़ यानी कि टोटल 60 सिटीज़ में हम लोग अभी तक लेकर आ चुके हैं, जिससे आप देखो कि जो कन्वेंशनल एनर्जी है वहाँ पे कहीं ना कहीं 10% की जो डिमांड है वो यहाँ पे आपका कम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबको रहने के लिए घर दिया जा रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल है। स्मार्ट सिटी मिशन है कि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये कहा जा रहा है कि इन सिटीज़ में इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलपमेंट हमारे देश में जब इतने स्कीम्स है तो कुछ ना कुछ तो बैरियर चैलेंजेस है। सबसे पहला है कि लो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है। जो अर्बन में रहने वाले जो पॉपुलेशन है उन्हीं को नहीं पता है कि किस तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस के साथ यहाँ पे जीना है। अनसस्टेनेबल उनका लाइफ स्टाइल है, दिन में सोएंगे रात में जगेंगे, खाने का भी आप फूड हैबिट भी देखो एक अलग ही सा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट फंडिंग भी है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है उतना इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। सेगमेंटेड अप्रोच है, यानी कि छोटे छोटे तरीके से अप्रोच लिया जा रहा है, पैन इंडिया कोई भी स्कीम नहीं लाया गया है। इनसफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है। अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट और सेक्टोरल सॉल्यूशन की बात करें तो एक बेटर तरीके से हॉलिस्टिक वे में यहाँ पे नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, जिसके कारण आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है ये निकल कर आ रहा है कि उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। लो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि एक्सटर्नली जो फंडेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसमें आप देखो कि सस्टेनेबल उस तरीके से नहीं है। तो ये सारी कुछ बैरियर्स है जो कि बताया गया है। सस्टेनेबल अगर सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहले सरकार, तो सरकार को रेगुलेट करना है, फ्रेमवर्क बनाना है, कानून लेकर आना है और डिज़ाइन करना है, सब्सिडीज़ देना है, गारंटी देना है। प्राइवेट सेक्टर का काम है कि यहाँ पे आप पैसे लेकर आओ और साथ ही पंक्चुअलिटी लेकर आओ, टेक्निकल इनोवेशन लेकर आओ, नॉलेज लेकर आओ, तो ये सब काम इससे होगा। अदर सिविल सोसाइटी ग्रुप है जो कि यहाँ पे कम्युनिटी और लोकल जो पीपल्स होते हैं वो भी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से सस्टेनेबल सिटीज़ का जो अप्रोच है उसको टारगेट है उसको पूरा करें। अब देखो पायलट प्रोजेक्ट में लाया जा रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है अर्बन प्लानिंग के साथ। इम्प्लीमेंटिंग फंडिंग जो है यहाँ पे आप देखो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन हैबिटाट है, और साथ ही साथ फंडिंग यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है उनके द्वारा किया जाएगा। और की फोकस एरिया क्या है कि यहाँ पे सिटीज़ पे फोकस करना है हर एक सेक्टर में, कि यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, नॉलेज ट्रांसफ़र हो। साथ ही हम लोग जो गोल है नेशनल मिशन का, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है और जितनी भी हमने यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल ये सारी देखी, उनको कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट का आउटकम्स क्या है कि सिटीज़ में जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हो रही है उसको कम करना है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लाकर। साथ ही यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड अर्बन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है उसके स्कोप को इंक्रीज़ करना है और जो सस्टेनेबल सिटीज़ का यहाँ पे जो फंडा है उसको प्रमोट करना है। ओके, सो गाइस दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सस्टेनेबल सिटी के बारे में बात किए और क्या क्या इश्यूज़ आज की डेट में हमारे इंडियन सिटीज़ फेस कर रहे हैं ये हमने देखा, और क्या इसका सोल्यूशन है, सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, बैरियर क्या है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस ये टॉपिक एनफ है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।